student, welcome in Aparna Bio classes. Now we will start cell part 2. In part 1 we have studied introduction of cell, types of cell, their differences and structure of cell. और अब हम शुरुआत करेंगे नए इसकी पार्ट 2 की, जिसमें हम स्टडी करेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स. इसकी शुरुआत करते हैं. तो सेल वॉल सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या चीज़ है. तो हम जानते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्लांट सेल जो होती है उसके चारों तरफ से प्रोटोप्लाज्म को घेरते हुए चारों तरफ से एक वॉल पाई जाती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो कैसी रहती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, नॉन इलास्टिक होती है और परमेबल होती है. तो ये उसको प्रोटोप्लाज्म को बॉन्ड करती है, और चूंकि वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, इसलिए वो एक प्लांट के लिए एक स्केलेटल सिस्टम जैसे बिहेव करती है. फिर वो बनी सेलुलोज की बनी होती है, हेमी सेलुलोज की बनी होती है. यदि हम बात करें फंजाई की तो वो काइटिन की बनी हुई होती है. तो ये यदि हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसमें मिडिल लैमेला होता है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और कुछ में जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में टर्शियरी सेल वॉल भी होती है. तो मिडिल लैमेला क्या चीज है? मिडिल लैमेला जो है दो एडजेसेंट सेल्स जो होती है, दो जुड़ी हुई जो कोशिकाएं हैं, वो आपस में एक दूसरे से एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है. और ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, जिसको हम कहते हैं मिडिल लैमेला. ये मिडिल लैमेला है. अब यदि हम ये मिडिल लैमेला तो दो सेल के बीच का पोर्शन हो गया. अब यदि हम एक सेल की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल. यानी प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सबसे बाहर की तरफ जो वॉल होती है वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल. देन उसके ठीक नीचे जो होंगी सेकेंडरी सेल वॉल, और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में हमको टर्शियरी सेल वॉल भी मिलती है. तो मिडिल लैमेला हुआ दो एडजेसेंट सेल्स को जोड़ने के लिए सीमेंट के जैसे बिहेव कर रहा है. फिर प्राइमरी सेल वॉल जो कि हर एक कोशिका की इंडिविजुअली सेपरेट होती है. तो ये प्राइमरी सेल वॉल, ये ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज की, और कैसी होती है? थिन होती है, इलास्टिक होती है एंड हाइड्रेटेड होती है. हेमीसेलुलोज और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है. यदि हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो उससे बिल्कुल चिपकी हुई, जुड़ी हुई, जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों को सेपरेट साधारण उससे. तो ये जो सेकंड जो है इनर पोर्शन में, ये कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनती है, और इसमें कुछ डिपोजिशन होता है सुबेरिन और लिग्निन का. तो ये सुबेरिन और लिग्निन के जमाव की वजह से ये कैसी हो जाती है? थोड़ी सी हार्ड है. लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर ये डिपोजिशन जो है वो छूट जाता है. ये देखिए यहाँ पर छूटा हुआ इस तरीके से. यहाँ पर ये जो जहाँ पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव छूट जाता है वो कहलाता है पिट. और ये पिट के जरिए ही दो एडजेसेंट सेल्स जो होती है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है. और ये जो होती है यहाँ पर जो सेलुलर मटेरियल्स होते हैं, जब इसका एक्सचेंज होना है या एक दूसरे सेल्स में आना जाना है, वो इसी पिट के जरिए होता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं. ये इसमें प्लाज्मोडेस्माटा मिल रहा है. फिर सेकेंडरी सेल वॉल के बाद उसके अंदर की तरफ यानी प्रोटोप्लाज्म की तरफ टर्शियरी सेल वॉल, कुछ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, और वो टर्शियरी सेल वॉल बनाती है. तो इस तरीके से जो सेल वॉल है वो कितनी लेयर हो गई इसकी? मिडिल लैमेला. हालांकि मिडिल लैमेला दो एडजेसेंट सेल्स के बीच पाई जा रही है, पर्टिकुलर एक सेल की का पोर्शन नहीं है वो. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड समटाइम्स टर्शियरी सेल वॉल. फंक्शन यदि हम बात करते हैं तो चूंकि ये चारों तरफ से साइटोप्लाज्म को या प्रोटोप्लाज्म को बाउंड किए हुए रहती है, यानी चारों तरफ से उसको घेरे हुए रहती है, इसलिए ये क्या करती है? उसको एक डेफिनेट शेप देने का काम करती है. फिर उसको, चूंकि ये कैसी है, हार्ड है, रिजिड है, इसलिए ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देगी. जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है. स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप देता है और उसको खड़ा करता है, ढांचा बनाता है. उसी तरीके से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है, और जो प्रोटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट भी करती है, उसका प्रोटेक्शन भी करती है. क्योंकि यहाँ पर हम प्लाज्मोडेस्माटा मिल रहा है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ सेलुलर मटेरियल्स भी होता है. फिर मतलब ये दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में इंटरकनेक्शन का काम करता है. तो ये हो गया इसका फंक्शन हुआ. अब हम जान रहे हैं कि ये सेल वॉल कहाँ मिल रही है? प्लांट सेल में मिल रही है. केवल प्लांट में ही सेल वॉल मिलती है. तो जो एनिमल न्यू रिसर्चेस ये कहती है कि एनिमल सेल के चारों तरफ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में मिल रही है,
सेल, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, यूकेरियोटिक में भी, प्रोकैरियोटिक में भी। तो उसके बाहर की तरफ एनिमल सेल में क्या मिलती है, सेल कोट मिलता है। तो सेल कोट जो है वो किसका बना हुआ है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड का बना हुआ होता है। ये भी वही काम करेगा, लगभग वही जो प्लांट सेल वॉल कर रही है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का कर रहा है, यानी सेल मेम्ब्रेन को चूंकि चारों तरफ से बाउंड किया है इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन में भी हेल्प करता है और सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी, यानी कोशिकीय पहचान में भी ये हेल्प करता है। तो ये हो गया सेल कोट, जो कि कहाँ मिल रहा है, केवल एनिमल सेल में मिल रहा है। अब यदि हम बात करें सेल वॉल के अंदर की तरफ, यानी सेल वॉल ये यदि बाहर की तरफ ये सेल वॉल हो गई, तो उसके अंदर की तरफ क्या मिल रही है, सेल मेम्ब्रेन मिल रही है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन जिसको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म को चारों तरफ से बाउंड की हुई रहती है, तो उसका प्रोटेक्शन करती है। और कैसी होती है, सेल वॉल तो हमने देखा था कैसी थी, हार्ड थी, रिजिड थी, नॉन इलास्टिक थी, परमेबल थी। बट यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये कैसा है, कैसी है, थिन है, इलास्टिक है और सेमी परमेबल है, यानी कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने में से आने जाने देती है, हर एक चीजों को आने जाने से नहीं देती है। तो ये सभी उसमें मिलेगी, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। यदि हम बात करते हैं ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन किस टाइप का है, यहाँ पर प्रोटीन मिल रहा है, दो टाइप का है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और दूसरा कैरियर प्रोटीन है। या हम कह सकते हैं कि एक प्रोटीन जो होता है वो एक्सट्रिंसिक होता है, जो कि पेरिफेरल भी जिसको हम कहते हैं, जो पेरिफेरी में होता है, बाहर की तरफ होता है, और एक इंट्रिंसिक होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। लिपिड की यदि हम बात करें तो तीन टाइप के हैं यहाँ, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स होता है। यदि लिपिड का स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरीके का है, कैसा है, ये हेड वाला पोर्शन है और ये इसको हम कहते हैं ये टेल। तो हेड और टेल दो पार्ट होगा इसमें, हेड वाला पोर्शन को हम कहते हैं पोलर एंड और टेल वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है नॉन पोलर एंड। जो पोलर एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हेड वाला पोर्शन, और टेल वाला पोर्शन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक यानी अफेक्शन, किसके लिए अफेक्टेड रहता है या किसके लिए अफेक्शन शो करता है, वाटर के लिए शो करता है। तो ये हेड और टेल ये हुई लिपिड का स्ट्रक्चर। तो लिपिड के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एक मॉडल लेते हैं और वो है सिंगर और निकलसन के द्वारा बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, ये फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल है। इसमें आप देख रहे हैं सिंगर और निकलसन ने बताया कि प्रोटीन और लिपिड कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं, वो इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैरते हैं ना, आइसबर्ग तैरते हैं, उस तरीके से लगता है। तो यहाँ समुद्र का काम कौन कर रहा है, लिपिड, क्योंकि लिपिड कैसा है, लिक्विड है। तो ये लिक्विड तरल रूप में रहता है और समुद्र के जैसा है, और प्रोटीन यहाँ पर कुछ आइसबर्ग के जैसे हैं, यानी बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हुआ है लिपिड वाला पोर्शन, बाइपोलर, दो लेयर्स है इसमें, ये देखो, ये हेड वाला टेल, हेड टेल, और यहाँ पर भी नीचे भी इसी तरीके से, और यहाँ पर प्रोटीन जो है ये धसे हुए हैं इसके अंदर। तो प्रोटीन जो कि बाहर की तरफ है, लिपिड के बाहर की तरफ है, पेरिफेरी में है, ये क्या कहलाते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं। और जो अंदर की तरफ प्रोटीन है वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ प्रोटीन जो है वो पूरा ऊपर से नीचे तक, यानी कि इसका ऊपर वाला हेड वाला प्रोटीन का एक सिरा जो है वो लिपिड के एक तरफ से एक सिरे, एक लेयर ऊपरी की तरफ पेरिफेरी पे दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा एंड जो है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी पूरी तरीके से धसे हुए हैं उसमें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया, ये लिपिड भी है, देखो ये वो हेड वाला पोर्शन, ये टेल वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। तो ये निकलसन और सिंगर और निकलसन ने दिया और उन्होंने ये बताया कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग के रूप में तैरते रहते हैं। इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। ये हुआ हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके आगे हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है, जो जेली लाइक होता है, विस्कस होता है, वो जो लिक्विड है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसमें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों है, दोनों न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है, तब हम उसको प्रोटोप्लाज्म कर रहे हैं। अदरवाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड कहलाता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ होती है वो प्रोटोप्लाज्म में ही होती है। सबसे पहले इसको कोटी ने 1772 में देखा था।
तो चूंकि सारी वाइटल एक्टिविटीज इसी प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही संपन्न होती है, इसलिए हम इसको कह सकते, हाक्सले ने इसको कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये कैसा एक है, वास्तव में ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो विस्कस है, मटमैले कलर का है और जेली लाइक होता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन में? प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है एंड वाटर है। ट्रांसल्यूसेंट है, विस्कस है, जेली लाइक है। और चूंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इसलिए हम जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का ये प्रॉपर्टीज होती है कि इसमें ब्राउनियन मूवमेंट मिलता है, यानी प्रोटोप्लाज्म में जो भी पार्टिकल्स मिलते हैं वो एक जिगजैग मैनर में हमेशा मूव होते रहते हैं, और इस वजह से ये इसमें ब्राउनियन मूवमेंट ये शो करता है या उसमें दिखाई देता है। इसके अलावा इसमें ये वो होता है, हर एक कोलाइडल सॉल्यूशन की बात होती है, जब हम उसमें लाइट पास कराते हैं तो वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, यानी कि उसमें टिंडल इफेक्ट भी वो शो करता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर, जो प्रोटोप्लाज्म में कहाँ से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ जेली लाइक सब्सटेंसेस, तो उसमें हमने देखा कि जो इसी प्रोटोप्लाज्म में बहुत से सेल ऑर्गेनल्स पड़े हुए रहते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के हैं, बहुत से हैं। हमने पिछली क्लास जो देखा था उसमें देखा था सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपेरेटस है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स देखते जाएंगे। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स हम देखते हैं प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही मिलता है। प्लास्टिड्स जो है वो दो टाइप का होगा, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का मीन्स है मतलब है वाइट या कलरलेस। तो वाइट कलर के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सॉरी वाइट कलर के जो पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। एंड जो कलरफुल होते हैं जिनमें डिफरेंट कलर्स होता है वो कहलाते हैं क्रोमोप्लास्ट, मतलब कलर्ड पिगमेंट उसमें होता है। अब यदि हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो तीन टाइप के उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एक है अमाइलोप्लास्टिड्स, दूसरा है लाइलोप्लास्टिड्स और तीसरा है एल्यूरोप्लास्टिड्स। जो अमाइलोप्लास्टिड्स है वो स्टार्च का फॉर्मेशन करता है, स्टार्च को का स्टोरेज करता है। लाइलोप्लास्ट जो है वो ऑयल का स्टोरेज करता है, और एल्यूरोप्लास्टिड जो होता है वो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि कलर पिगमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं वो? तीन टाइप के हो सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। चार टाइप के, फियोप्लास्ट और रोडोप्लास्ट और ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्ट। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल होता है कहलाता है, और ये जनरली ये प्लांट सेल में होता है, और इसके लीव्स वगैरह जो ग्रीन कलर आपको दिखाई देता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। सेकंड है फियोप्लास्ट है, ये इसमें फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। रोडोप्लास्ट जिसमें आर फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट्स मिलता है, और ब्लू ग्रीन क्रोमोप्लास्ट जिसमें कि सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरेथ्रिन नाम के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा प्लास्टिड्स के अंतर्गत ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, दोनों प्रकार के प्लास्टिड्स। अब इसमें मेन हमको स्टडी करना है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट ऑकरेंस कहाँ पर पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में मिलता है, और जितने भी ग्रीन आपको पार्ट, जितने भी ग्रीन पोर्शन प्लांट का दिखाई दे रहा है वो सभी में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। शेप कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट का? कप शेप्ड भी हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्टार शेप्ड हो सकता है ना, रेटिकुलेट हो सकता है, स्पंडिल यानी तरकू के शेप का हो सकता है, जालिकावत जिसको हम कहते हैं रेटिकुलेट यानी, ऐसे बहुत से प्रकार के मतलब इसका स्ट्रक्चर शेप हो सकता है। हायर प्लांट्स की यदि हम बात करते हैं तो वो तो या तो डिस्क शेप होता है या फिर सर्कुलर होता है। साइज कितना होता है? 1 to 3 म्यू थिक होता है और 5 to 10 म्यू इसका डायमीटर होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो ये डबल बॉन्डेड होता है। कैसे होता है क्लोरोप्लास्ट? जिसमें कि ये चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, 40 to 60 आर्म्स टंग थिक होती है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस मिलता है जिसको हम पेरिफेरल स्पेस कहते हैं, जो कि 25 to 70 आर्म्स टंग स्पेस रहता है उसमें। ये दोनों जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर हम देखते हैं तो एक लिक्विड सेल्यूलाइट मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में डीएनए, सर्कुलर डीएनए पाया जा रहा है, राइबोसोम्स पाया जा रहा है, कुछ एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, ये है स्ट्रोमा।
इट कंटेन्स एंजाइम, सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, ये मिल रहा है। अब इस स्ट्रोमा के अंदर हम देखते हैं तो कुछ हमको सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर प्लेट के जैसे वैसा मिलता है, स्ट्रक्चर होता है। और ये सभी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, फ्लैटेंड होता है, और एक के ऊपर एक, जैसे कि कॉइन्स का पाइस ऑफ कॉइन्स होता है, यानी एक के ऊपर एक हम सिक्का रख दें तो किस प्रकार का दिखाई देगा, उसी तरीके से ये एक के ऊपर एक रखा हुआ रहता है। और ये पूरे थैलेकॉइड जो जब एक के ऊपर एक जम जाते हैं तो इसको हम एक साथ में कह देते हैं ग्रेना कह देते हैं। ये ग्रेना जो या थैलेकॉइड जो होता है, थैलेकॉइड में एक फोटोसिंथेटिक यूनिट मिलती है जिसको कि हम कहते हैं क्वांटोसोम कहते हैं। और ये क्वांटोसोम ही लाइट को ट्रैप करने का, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसमें ये जो ग्रेना है, ये ग्रेना आपस में एक में इस तरीके के बहुत सारे ठीक है, बहुत सारे ढेर रखे हुए हैं, बहुत से ग्रेना है। ये सारे ग्रेना एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और ये इससे, जिसको कि हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली, और स्ट्रोमा लैमेली के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोमा में सर्कुलर डीएनए मिल रहा है और राइबोसोम्स मिल रहे हैं, ये खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। चूंकि डीएनए हो रहा है, उसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहलाता है। फिर अब हम देखते हैं कि ये मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन हो गई, उसके अंदर स्ट्रोमा हो गया, ये थैलेकॉइड या ग्रेना हो गया, ग्रेना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, किसके जरिए, स्ट्रोमा लैमेली के जरिए हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है, ये मेन क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, यानी फूड का फॉर्मेशन करता है प्लांट में। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो है, जैसे कि 6CO2 + 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, it makes the carbohydrate, water molecules and oxygen. It releases the oxygen in this reaction. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से ये लेगा, एटमॉस्फेयर से लेता है। वाटर जो कि रूट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट तो उसको मिलती ही है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट ही है, और ये दोनों ये आपस में मिलकर के कार्बोहाइड्रेट यानी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके साथ ही क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। इसके अलावा ये एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन का काम करता है। एनएडीपी और एनएडीपीएच2 के फॉर्मेशन में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है C4 प्लांट्स में। तो ये हुआ इसके फंक्शन, तो क्लोरोप्लास्ट। एंड सेकंड वन ऑर्गेनाइज जो होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, क्योंकि उसका भी खुद का अपना डीएनए है, खुद का राइबोसोम से जो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कॉलिकर ने 1850 में। बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। साइज जो है वो 0.3 म्यू टू 40 म्यू तक इसकी लेंथ होती है। डायमीटर जो है 0.2 to 2 म्यू तक होता है। शेप की यदि हम बात करें तो फिलामेंटस होता है, ग्रैनुलर हो सकता है, क्लब शेप्ड हो सकता है। सी आर्चिन में ये तो 1,40,000 या 1,50,000 तक 1.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। लीवर सेल में ये 500 to 1600 तक होता है। प्लांट सेल में इसकी संख्या कम होती है क्योंकि इसकी आवश्यकता भी कम है। तो जहाँ पर एनर्जी की, चूंकि ये एनर्जी फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, संचित होती है, तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट के आधार पर इनकी संख्या कम या ज़्यादा अलग अलग सेल्स में हो सकती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है। इस तरीके की इसकी संरचना है। आपने एनिमल सेल में हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये देखिए, ये डिस्क शेप का ये है, चारों तरफ से ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी उंगली के समान प्रवर्ध बनाती है और इस तरीके से अपने सरफेस एरिया को बढ़ाती है। इसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं।
ये है माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इसकी इनर वाली मेम्ब्रेन है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है जिसको हम पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, जो 60 to 80 आर्मस्ट्रांग तक स्पेस होता है उसमें। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, वो 75 आर्मस्ट्रांग तक थिक होती है। इसके अंदर एक होमोजीनस लिक्विड भरा रहता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, और इसके इस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए मिलेगा, और एंजाइम्स मिलते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं, 70S प्रकार का राइबोसोम्स मिलता है। तो ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है और ये जो इनर मेम्ब्रेन दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अंदर की तरफ चैम्बर है और एक ये बाहर की तरफ ये वाला चैम्बर है। तो यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर्स को दो पार्ट में कर सकते हैं, आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर। ये वाला जो चैम्बर है यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला, वो कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर, और इसके अंदर वाला जो है ये इनर चैम्बर कहलाता है। तो इस तरीके से इनर चैम्बर में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है, और ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसमें कुछ ये F1 पार्टिकल्स लगे हुए हैं जिसको कि हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, जो फूड के ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, यानी भोजन का के ऑक्सीडेशन करके वो क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, जो कि एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर रिजर्व रहती है। इसके अलावा इसमें सर्कुलर डीएनए है, एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, 70S प्रकार का यहाँ राइबोसोम्स मिलता है। इसलिए चूंकि यहाँ पर डीएनए है और 70S टाइप का राइबोसोम्स है, यानी खुद अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेट हो सकता है, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहलाते हैं। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है और एनर्जी संचित होती है। तो ये हुआ। इसके अलावा हम ये जो इनर मेम्ब्रेन में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं, ये क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी जो होता है, क्रिस्टी में ही क्या मिल रहा है, F1 पार्टिकल्स मिल रहे हैं। F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये हेड पोर्शन है, ये स्टॉक है और ये बेस है। इस तरीके से हेड, स्टॉक एंड बेस ऐसे ये लगे हुए रहते हैं एक दूसरे से अबाउट 100 आर्मस्ट्रांग डिस्टेंस पे लगे हुए रहते हैं। और यहीं पर जो होता है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, और रेस्पिरेशन में जो होता है उसमें क्या होता है, जो फूड जो कि प्लांट ने बनाया, जो हमने भोजन के रूप में लिया, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में या अनदर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमने लिया फूड, वो फूड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है और एनर्जी रिलीज कर रहा है। और यही एनर्जी जो है जितनी हमारी यूज में आई वो तो यूज में आ जाएगी, और बाकी जो बची एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में वहां पर स्टोर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी हमारे जो कोशिका है उसका वो क्या है, पावर हाउस है, ऊर्जा का केंद्र है। सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड एक सेल ऑर्गेनल्स है, जिसको सबसे पहले पोर्टर और क्लाउड ने देखा था, और उसके बाद पोर्टर और कॉलमैन जो थे उन्होंने इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया था। ये सभी प्रकार की ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें पाया जाता है, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जो भी हो, दोनों प्रकार की यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाया जाता है। ये केवल किसमें नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट आरबीसी, एक्स सेल एंड एम्ब्रायनल सेल छोड़ करके सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, साइटोप्लाज्मिक वेस्कुलर सिस्टम है। स्ट्रक्चर यदि हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर इसका जो है वो वेसिकल, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स, तीन स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये है सिस्टर्नी, ये जो ट्यूब्यूल लाइक है, मतलब ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ये 1 2 3 आपको ऐसे दिख रहे हैं इस तरीके से। तो वैसा सिस्टर्नी कैसी है, लॉन्ग है, फ्लैट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये लंबी लॉन्ग है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के पैरेलल है, ये कहलाई सिस्टर्नी। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये वेजाइकल दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि राउंडेड सर्कुलर लगभग 25 to 100 म्यू साइज के राउंडेड स्ट्रक्चर मिलता है जिसको कि हम वेजाइकल कहते हैं। इसी प्रकार से ट्यूब्यूल्स भी मिलता है, और ये ट्यूब्यूल भी जो होता है डबल वॉल्ड होता है और अनब्रांच्ड होता है। ये कैसा है, 50 to 100 म्यू तक डायमीटर इसका होता है। यदि हम बात करते हैं कि इसके टाइप्स की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि इसकी जो सिस्टर्नी की वॉल है या ट्यूब्यूल्स जो है उसकी वॉल पर या वेसाइकल की वॉल्स पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और राइबोसोम्स के चिपके होने की वजह से ये इसकी वॉल कैसी लगती है, खुरदुरी दिखाई देती है। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब विथ राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम्स, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी होते हैं जिनकी वॉल पर, सरफेस पर कोई राइबोसोम्स नहीं होता है, तो तब हम इसको कहते हैं यानी कि विदाउट राइबोसोम्स। तब इस स्थिति में, इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस। आप देखते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच बिल्कुल पाए जाते हैं। गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास ही पाए जाते हैं, वहीं से चिपके हुए वहीं पाए जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये रहते हैं, मेन साइटोप्लाज्म में ही ये पाए जाते हैं। तो फंक्शन इसका क्या क्या हो गया? तो साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, है ना। सेकंड है ये, चूंकि इसमें राइबोसोम्स चिपका हुआ होता है, और राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम इसको कहते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो जो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी करेंगे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं और लिपिड का स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं, और न्यूक्लियस के भीतर जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसके ट्रांसपोर्ट में, यानी कि उसको सेल के साइटोप्लाज्म तक या फिर अदर जो दूसरी सेल्स है वहां तक, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के बीच में ये क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके अलावा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, यानी कि सेल के भीतर होने वाले जो डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, तो उसको करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सेकंड वन जो है वो गोल्जी एपरेटस है, यानी अगला जो कोशिकांग है वो कहलाता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को सर्वप्रथम वो भी कहाँ पाया जा रहा है? गोल्जी एपरेटस वो भी साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला है, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, उसके भीतर भी वैसा ही मैट्रिक्स भरा हुआ होता है ना। तो फर्स्ट टाइम गोल्जी एपरेटस को सेंट जॉर्ज ने देखा था, और कैमिलियो गोल्गी और ने उसने बार्नाउल और उन्होंने और कैट की में देखा था। उसकी नर्वस टिश्यूज होती है, नर्वस टिश्यूज के नर्वस सेल्स में जो होता है, ये इन्होंने सबसे पहले इसको देखा था। इसी गोल्जी एपरेटस को जब प्लांट्स हो या नॉन कॉर्डेट्स में जब ये प्रेजेंट होता है तब हम इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, और जब कॉर्डेट्स में यही चीज होती है तब हम इसको गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे हम नाम से इसको संबोधित करते हैं। तो ये भी कहाँ नहीं पाया जा रहा है? आरबीसी में नहीं पाया जा रहा है। बाकी सभी जो है आरबीसी को छोड़कर के सभी यूकेरियोटिक सेल्स में ये मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिल रहा है, न तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न तो गोल्जी एपरेटस, दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों ही कहाँ मिलेंगे आपको? यूकेरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं इसके शेप एंड साइज की, तो ये डिस्क शेप्ड होता है और साइज 1 to 3 म्यू लेंथ और 0.5 म्यू हाइट तक लगभग होता है ये। यदि हम ये फिर इसमें स्ट्रक्चर, जैसे आपने यहाँ देखा था कि ये वेसाइकल, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से मिलकर बना है, उसी प्रकार से गोल्जी एपरेटस भी सिस्टर्नी, वेसाइकल और वैक्यूल से मिलकर के बना हुआ है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिस्टर्नी है ना, जो कि क्या है? ये भी कैसी है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के पैरेलल है, 4 से 5 इस प्रकार के ट्यूब्स है, 2 ट्यूब्स के बीच में स्पेस है ना, अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है ना। तो सिस्टर्नी कैसी हो गई? लॉन्ग हो गई, लॉन्गिटेड हो गई, ट्यूबुलर हो गई, और पैरेलल, एक के बाद एक पैरेलल कंडीशन में ये पाई जाती है। फिर कुछ आपको यहाँ पर देखिए बड़े वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं और वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, और कुछ छोटे नजर आ रहे हैं। तो जो छोटे वाले आपके राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो वेसाइकल है, जो कि 400 to 800 आर्मस्ट्रांग तक उसका साइज होता है। और कुछ बड़े और दूर में वैक्यूल्स मिल रहे हैं आपको, वो लार्ज होते हैं और राउंडेड होते हैं, इसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये वैक्यूल्स हो गए, वेसाइकल हो गया और सिस्टर्नी हो गया। तो ये सब सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि गोल्जी एपरेटस की ओरिजिन कहाँ से हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही हुई है। यदि हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन जो है ये, चूंकि इसमें जो वेसाइकल मिल रहे हैं, वैक्यूल्स मिल रहे हैं, तो ये एक्सक्रीटिव मटेरियल्स जो है उसको सेल से बाहर करने में हेल्प करते हैं। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाते हैं और वहां से उसको बाहर कर देते हैं। लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं गोल्जी एपरेटस। कार्बोहाइड्रेट्स के दीर्घाणु जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं,
है ना, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स के स्टोरेज में हेल्प करते हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के समय में यानी स्पर्म फॉर्मेशन के समय में जो स्पर्म का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। फिर जब सेल डिवीजन होता है उस समय सेल प्लेट जो बनती है उस सेल प्लेट की फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस हेल्प करता है और सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो ये हुआ इसका फंक्शन। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स को सबसे पहले ब्राउन एंड रॉबिन्सन ने देखा था और रॉबिन्सन ने ही इसका नाम राइबोसोम्स रखा था। राइबोसोम एक ऐसा, पैलेट ने इसको एनिमल सेल में देखा था और रॉबिन्सन ने इसको प्लांट उसमें नाम दिया था इसका। तो राइबोसोम्स जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसमें किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस होता है ये, ना, राउंडेड होता है, स्मॉल शेप होता है, संख्या में बहुत ज्यादा होता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में ये इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए यहाँ वहाँ मिलते हैं, कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए भी मिलते हैं, कभी ये एमआरएनए के ऊपर में भी जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है उस समय में वहां पर एक दूसरे से चिपके हुए मिलते हैं, है ना। तो इस तरीके से तो हर ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलते हैं, सभी प्रकार की जो सेल्स है, कोई भी प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सभी में राइबोसोम्स पाया जाता है। तो ऑल टाइप ऑफ सेल्स इट इज प्रेजेंट एंड साइज है इसका है 150 to 250 आर्मस्ट्रांग डायमीटर के होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं। और ये यदि हम टाइप्स की बात करते हैं तो राइबोसोम्स दो टाइप का है, एटीएस राइबोसोम्स और 70S राइबोसोम्स। एटीएस राइबोसोम्स मतलब यहाँ पर इस किस आधार पर आपने बांटा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। यदि हम सांद्रता प्रवणता जिसको हम कहते हैं, तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम्स को दो भाग में बांट सकते हैं हम, एटीएस राइबोसोम्स एंड 70S राइबोसोम। यानी कि हर एक जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से मिलकर के बना है। एटीएस यानी कि 60S और 40S दो सब यूनिट है उससे मिलकर बना है, और 70S राइबोसोम जो है वो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय होता है तब, या जिस ऐसी सेल्स जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन ज्यादा होता है उस वहां पर इसकी संख्या भी ज्यादा मिलती है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है उस समय में ये 40S, क्योंकि जनरली साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स जो होते हैं वो सब यूनिट में रहते हैं, यानी 40S वाला अलग है, 60S वाला अलग है, वो सब आपस मतलब साइटोप्लाज्म में रहते हैं। लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है, जब मैग्नीशियम का आयन का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, उस समय में 40S और 60S राइबोसोम्स के सब यूनिट जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं 80S टाइप का राइबोसोम्स बनाते हैं। फिर यदि इसका कंसंट्रेशन लो हो जाता है तब उस कंडीशन में ये फिर से क्या हो जाते हैं, अपने दोनों सब यूनिट में पुनः डिवाइड हो जाते हैं। सेकंड टाइप का जो है वो राइबोसोम्स, वो कौन सा हुआ, 70S टाइप का राइबोसोम्स, जिसमें दो सब यूनिट हो गई 30S और 50S है। तो 30S और 50S फिर वैसे ही पाए जा रहे हैं और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आया इसमें भी मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और ये दोनों आपस में ऐड होकर के क्या बना लेते हैं, 70S टाइप का राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। 70S राइबोसोम्स कहाँ पर मिलता है, जैसे कोशिकांगों में क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इनमें 70S टाइप का मिलता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स भी जो साइटोप्लाज्म में मिल रहा है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, और जो कोशिकांग में मिल रहा है वो हम कोशिकांग राइबोसोम्स कहते हैं, कोशिकांगीय। तो ये 70S टाइप का होता है। फिर हाई कंसंट्रेशन होता है मैग्नीशियम का, दोनों आपस में ऐड हो गया, और जैसे ही लो कंसंट्रेशन हुआ यानी प्रोटीन सिंथेसिस का काम कंप्लीट हो गया, इसका मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन लो हो गया, उस समय ये फिर से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, उसका इस तरीके से वो जब प्रोसेस होती है तो उस टाइम में हम देखते हैं कि ये जो एमआरएनए जो है, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम्स 6-7 ऐसे संख्या में क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से ये एमआरएनए के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। तो ये अरेंजमेंट जिसमें कि सारे राइबोसोम्स एक साथ जुड़ गए हैं, ये क्या कहलाता है, पॉली राइबोसोम्स। पॉली मींस मैनी, तो ये बहुत से राइबोसोम्स एक साथ जुड़ करके पॉली राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की सबसे पहले डी डुवे ने इसको फर्स्ट टाइम देखा था सेल में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में इन्होंने देखा था, और इसकी ओरिजिन जो होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी से। तो लाइसोसोम वास्तव में क्या चीज है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो सिंगल, ज्यादातर ये एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में बहुत रेयर मिलता है या कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो जो इसमें मेन है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है, जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है।
और लाइपोप्रोटीन की बनी हुई जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड राउंडेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये 24 टाइप्स के एंजाइम्स मिलते हैं और ये एंजाइम्स मेनली डाइजेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये राउंडेड है, लाइपोप्रोटीन की सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, 24 टाइप के इसमें एंजाइम्स है। कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रोटीएज, ग्लाइकोसाइडेज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, इस तरीके के एंजाइम्स मिलते हैं जो इनका डाइजेशन करते हैं। हम इसको बहुत बार क्या देखते हैं, इसको पॉकेट ऑफ सुसाइडल बैग भी कहते हैं, यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। और इसका रीजन ये है कि ये अपने आप को सुसाइड मतलब आत्महत्या यानी खुद की हत्या कर लेना। तो चूंकि हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि इस लाइसोसोम से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं किसी कारणवश, तो सेल में जो प्रेजेंट जो मटेरियल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है या दूसरे कुछ पदार्थ हैं उनको वो विघटित कर देता है, उनको तोड़ देता है, डाइजेस्ट कर देता है। और उसके अलावा वो जब सारी चीजें डाइजेस्ट होती है तो वो खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है, यानी खुद भी वो नष्ट हो जाता है। इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पॉकेट ऑफ सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या की थैली। तो इस तरीके से ये डाइजेशन में हेल्प करता है। और जब कभी हमारे बॉडी में अनवांटेड मटेरियल्स आ जाते हैं या डेड सेल्स, जैसे सेल्स हमेशा डेथ होती रहती है, उसकी फिर न्यू सेल्स बनती रहती है, तो ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है बॉडी में। तो जो डेड सेल है उसके डाइजेशन का काम भी, उसकी सफाई का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो इस तरीके से ये सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, डेड सेल को डाइजेस्ट करके बॉडी से उसको हटाता है ना। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स है यानी बाह्य कोशिकीय पदार्थ है उसको एंडोसाइटोसिस के द्वारा डाइजेस्ट करता है और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये इसके फंक्शन हो गए। एक और है कि ये स्पर्म को एग में प्रवेश कराने में भी हेल्प करता है। तो ये हुआ लाइसोसोम। फिर एक और हम चीज देखते हैं उसमें सेल इंक्लूजन्स, वैक्यूल्स भी देखते हैं। प्लांट सेल में हमने देखा था कि काफी बड़ी वैक्यूल्स मिल रही है और एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत से वैक्यूल्स मिलते थे। तो वैक्यूल्स का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैक्यूल्स का मतलब ये है कि वो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है और उसके अंदर एक सेल भरा हुआ है। तो ये जनरली प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स सभी में वैक्यूल्स मिलता है। और जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है और इसके अंदर जो सेल स्लग मिल रहा है उसमें वाटर है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स ऐसे कुछ पदार्थ मिलते हैं। और शेप इसका ओवल शेप हो सकता है, डिस्क शेप हो सकता है, राउंडेड हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कुछ वैक्यूल्स होते हैं फूड स्टोरेज का, जैसे अमीबा वगैरह में फूड स्टोरेज का काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है उसको लेकर के भी एक वैक्यूल्स बन जाता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचा करके उसको बॉडी से बाहर करता है, एक्सक्रीट करता है, मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बाहर करने का भी काम करता है। तो इस तरीके से ये फूड स्टोरेज का काम करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये वैक्यूल्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें और भी है, सेंट्रोसोम है, क्रोमोसोम है। एक आपने देखा था कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले ये सब सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन से। तो उसके अलावा आपने देखा था प्रोटोप्लाज्म में, हमने बताया था कि उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दो चीजें हमने बताई थी। तो पहले हम न्यूक्लियस देख लेते हैं, फिर कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स हैं सेंट्रोसोम वगैरह, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। जैसे हमारी बॉडी का पार्ट ब्रेन होता है जो हमारे सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी के सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, तो उसी तरीके से सेल की जो वाइटल एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गन जो है वो न्यूक्लियस है। तो हर एक टाइप की सेल्स में, इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स इट इज प्रेजेंट। शेप है नॉट डेफिनेट, कोई इसका निश्चित आकार अभी तक नहीं पता चला है। साइज भी अनुमान एक लगाया जा सकता है कि 1/1000 mm से लेकर 12 mm तक होता है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो ये चारों तरफ से ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो 75 to 90 आर्मस्ट्रांग थिक होती है और 100 to 300 आर्मस्ट्रांग दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ये बीच का स्पेस। और ये स्पेस कितना होता है? लगभग 100 to 300 आर्मस्ट्रांग स्पेस पाया जाता है। ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है? डिफरेंशियली परमेबल है, यानी कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को अपने में से आने जाने दे सकती है।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच बीच में गैप देख रहे हैं, तो ये न्यूक्लिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप पाया जा रहा है ये न्यूक्लियर पोर कहलाता है। और ये न्यूक्लियर पोर जो होता है अबाउट टू 4 आर्मस्ट्रांग होता है। इसके अंदर हम देखेंगे तो एक लिक्विड जेली लाइक एक ट्रांसपेरेंट सेमी लिक्विड ग्रैन्युलर मटेरियल लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या कैरियोलिम्फ भी हम कहते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें क्या क्या है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम है, मिनरल्स है ना, और फॉस्फोरस है, ऐसे कुछ मटेरियल्स मिलते हैं। इसके अंदर में आप देख रहे हो कि ये क्रोमेटिन नेटवर्क दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से धागेनुमा पतली संरचना मिलती है जो एक जाल के रूप में मिलती है, जिसको हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। और यही क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल डिवीजन के समय में स्मॉल हो जाती है, कंडेंस हो जाती है ना, छोटे आकार की हो जाती है और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। तो वो क्रोमेटिन नेटवर्क और इसके उसमें यही जो है वो जब क्रोमोसोम बनाता है तो क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ रहता है। फिर इसके अंदर आप ये देख रहे हैं राउंडेड एक न्यूक्लियोलस देख रहे हैं। ये न्यूक्लियोलस का आकार कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लिक मेम्ब्रेन ये एब्सेंट भी होते हैं, है ना। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस न्यूक्लिक मेम्ब्रेन सब कुछ होता है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियोलस है, बड़ा या छोटा हो सकता है इसका आकार, और राउंडेड होता है ना, सभी यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। अब ये जो पूरा न्यूक्लियस है इसका फंक्शन क्या हुआ, ये ऑल वाइटल एक्टिविटीज जितनी सेल में हो रही है वो सबको कंट्रोल करने का काम करेगा। आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। सेल डिवीजन में तो इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम मिल रहा है, वही हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने का काम करता है। तो ये सेल डिवीजन के समय मेन रोल प्ले करता है। फिर सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन सेल डेवलपमेंट इस सेल डेवलपमेंट नहीं, सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द सेंस विकास, मतलब जब नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो उसको हम विकास कहते हैं। नई जनरेशन में यदि कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप होकर नई प्रकार की प्रजाति तैयार होती है तब हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसमें ये हेल्प करता है। फिर क्रोमोसोम और जीन चूंकि इसी में पाए जाते हैं तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाने में भी मदद करता है। तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट था सेल का। अब हम कुछ एक और ये देखते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स देख लेते हैं। सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम की यदि हम बात करते हैं तो सेंट्रोसोम जो है वो सभी एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता, कुछ एक एक्सेप्शन छोड़ करके, या फिर वो मोटाइल एल्गी वगैरह होती है उसमें केवल मिलता है। और वॉन बर्डन ने 1887 में फर्स्ट टाइम इसको देखा था। टी बावेली ने 1880 में इसका डिस्क्रिप्शन किया था। और न्यूक्लियस के बाहर जहाँ गोल्जी बॉडी मिलती है वहां पर एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर मिलता है जो कि मेम्ब्रेन लेस रहता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और ये जो सेंट्रोसोम है वो 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बना हुआ होता है। ये दोनों सेंट्रियोल जो होती है 90 डिग्री के एंगल में जुड़े हुए रहते हैं। ये है जैसे ये सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल है, ये आप देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा है तो एक इस तरीके से ऐसे जुड़ा रहेगा। 90 डिग्री के एंगल पर 2 सेंट्रियोल आपस में जुड़े रहते हैं। ये सेंट्रियोल कैसा हो गया, ये संख्या कितनी हो गई सेंट्रियोल की, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें नहीं, ये सेंटर है और इस सेंटर के चारों तरफ 9 जो है रॉड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और जो कि काफी थिन होता है, और थिन ट्यूब मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये अबाउट टू 250 आर्मस्ट्रांग इसका डायमीटर होता है। और ये जो हम देख रहे हैं कि 9 जो यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहे हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये हर एक रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फिर से 3 पतली महीन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। जैसे ये ABC हमने कहा है ना, ये 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये 2 सेंट्रियोल हो गए, एक ऐसा और एक ऐसा। ये 2 सेंट्रियोल एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे जुड़े हुए हैं। और इस सेंट्रियोल के अंदर जो है वो कुछ एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। वो जो होमोजेनस सॉल्यूशन होता है, समांगी साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। और सेल डिवीजन के इंटरफेस के टाइम में हम इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो दोनों सेंट्रियोल है, ये देखिए आप, ये सेंट्रियोल का ये सेंटर वाला पोर्शन है, आप इसको कह रहे हैं ये सेंटर है। इसके चारों तरफ ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये अरेंज है एक दूसरे से, हर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। फिर से देखो 3 रॉड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये दोनों सेंट्रियोल मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, उसको सेंट्रोसोम कह देते हैं।
अब जब सेल डिवीजन के समय ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और एक सेंट्रियोल एक पोल की तरफ चले जाता है, एक दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ चले जाता है, और सेल डिवीजन के बाद वापस ये फिर से ये अपना पेयर बना लेता है और फिर से सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर फिर से तैयार हो जाता है। तो फंक्शन क्या हुआ इसका, सेल डिवीजन के समय में ये स्पिंडल फॉर्मेशन का काम करता है, सीलिया और फ्लैचिला के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो मेन इसका फंक्शन हुआ सेल डिवीजन में हेल्प करना। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे कि क्रोमोसोम है ना, ये भी हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम कैसा होता है। तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रोमोसोम्स जो होता है वो हम जान रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन नेटवर्क मिल रहा है वही क्रोमेटिन नेटवर्क जो है आगे चल करके सेल डिवीजन के समय में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। वो डेंस हो जाता है, छोटा हो जाता है, स्मॉल डेंस मोटा हो जाता है ना, छोटी संरचना बना लेता है और ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो यदि हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है। ये चारों तरफ से किसका घिरा हुआ है, ये एक मेम्ब्रेन है। ऐसा माना जाता है कि ये चारों तरफ से एक पतली झिल्ली जिसको पेलिकल कहते हैं उससे घिरा हुआ है। ये है पेलिकल। पेलिकल के अंदर आप हम देख रहे हैं कि इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर के बना हुआ होता है। तो ये जो हमने ब्लू कलर का देखा है और ये ऑरेंज कलर का है, ये दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमेटिड्स 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये देखो एक दूसरे से कुंडलित अवस्था में मिल रहे हैं। और प्रत्येक क्रोमेटिड जो है वो 2 क्रोमेनिमेटा से मिलकर के बना हुआ था। ये डबल डबल आप देख रहे हैं, ब्लू में भी 2, ऑरेंज में भी 2 दिख रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, क्रोमोनिमेटा हो गया। आगे चल करके यही जो क्रोमोसोम है बीच में एक इसमें कंस्ट्रक्शन मिलता है, यानी थोड़ा संकीर्णन मिलता है, छोटा हो जाता है, तो ये कहलाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और इसी तरीके से और भी मिल सकता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मिल सकता है। यहाँ पर ये दोनों जो क्रोमेनिमेटा या क्रोमेटिड्स होते हैं जुड़े हुए बीच में रहते हैं आपस में, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। अब ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद पीछे का जो हिस्सा जो छोटा गुंडी के लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। तो जिसमें ये सैटेलाइट होता है हम उसको सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो ये हुआ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम जो है वो उसके टाइप्स हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम एनाफेज में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ये आपको सेंट्रोमियर दिख रहा है, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए 2 इसके हमको आर्म्स दिखाई देते हैं। तो ये आर्म्स जो होते हैं साइज में अलग अलग हो सकते हैं। यदि ये आर्म्स जो है वो इस तरीके, दोनों आर्म्स जो है वो सेंट्रोमियर से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि एक छोटा है और एक लंबा है, तो ये एल शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों आर्म्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब हम इसको कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और समटाइम्स ये कैसे होते हैं, इसका एक हम देखते हैं कि ये केवल एक ही आर्म है और इसका जो सेंट्रोमियर है ये अपर साइड में है और केवल एक लॉन्ग आर्म बन रहा है, तो ये कहलाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर एक्रोसेंट्रिक प्रकार का, यानी कि सेंट्रोमियर के एक तरफ तो एक आर्म वेरी शॉर्ट है, बहुत छोटा है, और दूसरा काफी लॉन्ग आर्म है, तो ये कहलाता है एक्रोसेंट्रिक। तो इस तरीके से हमने सेंट्रोमियर की प्रेजेंस के आधार पर कि कहाँ पर वो उपस्थित है, उसकी उपस्थिति के आधार पर आर्म्स कैसे बन रहे हैं उसके 2, उस आधार पर हमने क्रोमोसोम्स को 4 भागों में बांटा, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। तो ये हुआ हमारा क्रोमोसोम वाला। अब हम देख लेते हैं क्रोमोसोम के फंक्शन। तो क्रोमोसोम जो है वो मेन है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन का मेन रोल प्ले करता है उसमें। डेवलपमेंट, विकास, मतलब कि नए गुणों का विकास होता है, नेक्स्ट जनरेशन में नए गुणों का विकास होता है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ही होता है, तो इसलिए ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, लक्षणों की अभिव्यक्ति में इसका मेन रोल है। फिर न्यूक्लियोलस को बनाता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाने का काम करता है। और क्रॉसिंग ओवर के द्वारा न्यू चूंकि कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो विविधता न्यू जनरेशन में वेरिएशंस लाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये हुआ क्रोमोसोम का फंक्शन। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हमसे फिर वापस मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।